हम्म तो हम शुरू कर रहे हैं आज से ज्योतिष। ज्योतिष कौन सा? वैदिक ज्योतिष, जिसको हम पाराशरी ज्योतिष के नाम से जानते हैं। ऋषि पाराशर के अलावा भी अन्य लोगों ने इस पर कार्य किया है। जब ये ज्योतिष शुरू हुआ था तो इसको ज्योतिष शब्द नहीं बोला जाता था। ये खगोल शास्त्र था। खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी था, एस्ट्रोलॉजी नहीं था। पहले ऋषि मुनियों ने आकाश गंगा का अध्ययन किया, फिर नक्षत्र का अध्ययन किया। वे चूंकि सूक्ष्म शरीर वाले भी थे, उनको अंतर्ज्ञान भी प्राप्त था, अंतर्दृष्टि भी थी। इससे उनको कई नया नया जो है जानकारी प्राप्त हुई। तो ज्योतिष शब्द का जो शब्दकोश में अर्थ लिखा है वो ये है कि वह विद्या या शास्त्र जिसके द्वारा आकाश में स्थित ग्रहों की गति, परिमाण, मात्रा, दूरी, इन सब का निश्चय किया जाता है। तो ये शब्द मूल रूप से ज्योति से बना हुआ है। इसलिए ज्योतिष शब्दों में हम उस अर्थ पर भी नजर डालते हैं जो ज्योति को बताता है, अर्थात प्रकाश को, सूर्य को, नक्षत्र को, आंख को। तो सरल शब्दों में कहें तो ज्योतिष वह शास्त्र है जिसके द्वारा आकाश में स्थित ग्रहों के माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान का सारा हाल जाना जा सकता है। केवल व्यक्ति के लिए नहीं, देश के लिए भी। इसके अलावा जो ज्योग्राफी है, भूगोल, उसके बारे में पता लगता है कि भाई कहाँ पृथ्वी की गति कैसी चल रही है, कहाँ बाढ़ आ सकती है, कहाँ तेजी मंदी हो सकती है। ये अब ज्योतिष शास्त्र हमें प्रभावित करता है क्या? ये ग्रह हमसे इतनी इतनी दूर हैं, क्या इनसे प्रकाश हम तक पहुंचता है? देखिए, 9 ग्रह लिए गए हैं जिसमें हम जानते हैं कि राहु और केतु तो दिखाई नहीं देते, ये छाया ग्रह है। वो क्या होते हैं वो मैं भी आगे बताऊंगा। तो सूर्य को ग्रह के रूप में लिया गया, जबकि हम सब जानते हैं सूर्य एक तारा है जो हाइड्रोजन गैस से बना है। इसका प्रकाश ग्रहों पे पड़ता है और ग्रहों से परावर्तित होकर हमारी धरती पे आता है। फिर जिसकी बॉडी में जिस प्रकार की मात्रा होती है, मान लीजिए कैल्शियम की मात्रा अधिक है तो सूर्य उसको अधिक प्रभावित करेगा। खून में अगर गर्मी ज्यादा है तो मंगल उसको अधिक प्रभावित करेगा। इस प्रकार से होता है। हो सकता है कोई कहे कि भाई हमारा तो, हम नहीं मानते कि ग्रहों का कोई प्रभाव पड़ता है। अरे तो भाई समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो किस वजह से आता है? सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से आता है ना। और ये चंद्रमा के कारण देखिए समुद्र का पानी बढ़ जाता है रात को और सुबह कम होता है। चंद्रमा, समुद्र का पानी बढ़ता है, नदियों का क्यों नहीं बढ़ता है? समुद्र का पानी नमकीन है और हमारी बॉडी में भी जो 70% पानी है वो नमकीन पानी है ना। ये ध्यान रखिए। फिर समय, अब हम समय की बात करते हैं। समय, समय क्या है? ज्योतिष शास्त्र में समय का ही हम अध्ययन करते हैं। समय के 3 डायमेंशन होते हैं, था, है और होगा। क्योंकि तीनों एक ही स्वयं के आयाम है, इस दिन को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। वैदिक दर्शन इस निरंतरता के मूल को कर्म से जोड़ता है कि भाई व्यक्ति कर्म करेगा ही सही, है ना। और ये अनादि होता है। यह भाग्य और पुरुषार्थ का मिला जुला रूप है और उसका केंद्र है। इसलिए हम इनको अलग करके नहीं देख सकते। संचित, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध, इन 3 रूपों से मिलकर ही जो है कर्म की मीमांसा की गई है। ये मीमांसा शास्त्र में मिलता है। क्योंकि भाग्य भी कर्म के रूप में आता है। तो समझने के बाद, कर्म को समझने के बाद भाग्य और पुरुषार्थ का विवाद ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि भाग्य भी तो कर्म का ही रूप है। यदि भाग्य में किसी के आईएएस ऑफिसर बनना लिखा है तो देखिए बचपन से प्रतिभाशाली रहेगा, खूब पढ़ेगा, ऑटोमेटिकली वो लाइन उसको उस दिशा में ले जाएगी। जबकि किसी के लिए बुरे ग्रहों का प्रभाव आएगा तो अच्छे खानदान का होकर भी नशा, जुआ, सट्टा, इस लत की तरफ चला जाएगा। अब भविष्य को कौन नहीं जानना चाहता? ये पेपर में जो भविष्यवाणियां छपती हैं, रोज का जो है राशिफल छपता है, हर कोई एक बार तो पढ़ ही लेता है। हालांकि वो सही नहीं निकलता है, फिर भी पढ़ लेता है। तो वैज्ञानिक भी अपने तरीके से वास्तव में भविष्य में प्रवेश करने का ही तो प्रयास कर रहे हैं। वो भी मानते हैं कि 3 डायमेंशन है अभी। ये 3 डायमेंशन क्या है? आप लोगों ने 10th क्लास मैथ्स में पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरा होता है जेड एक्सिस। तो इसको बोलते हैं हम 3D डायमेंशन। वास्तव में ऐसे 12 डायमेंशन होते हैं जिसके बारे में भी साइंटिस्ट लोग ओपन नहीं कर रहे और ना ही किताबों में लिखा है, क्योंकि वो हमारी समझ के अभी परे है ना। तो अज्ञात समय का, भविष्य का भी एक आयाम होता है, वो है अज्ञात समय का आयाम, कि वो अज्ञात समय अच्छा या बुरा कब आएगा। तो भूत और वर्तमान, इन 2 आयामों को हम जान सकते हैं और हम जानते भी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ और अभी क्या चल रहा है।
इसी प्रकार हम भविष्य का आयाम क्यों नहीं जान सकते, वो भी जान सकते हैं। इसी आधार पर टाइम मशीन पे कार्य चल रहा है। ठीक है, तो तीनों आयामों की 100% जानकारी देने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। ठीक है, तो 3 आयाम यहाँ पर हम लेंगे, भूत, भविष्य और वर्तमान। इसके भी 2 भेद होते हैं, गणित और फलित। गणित में आ जाता है एस्ट्रोनॉमी, अर्थात खगोल विद्या के द्वारा आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों के बीच में संबंध स्थापित करना, क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी दूरी, परिभाषा क्या है। जबकि फलित यानी कि एस्ट्रोलॉजी ये आता है, ये पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अब वेदों में अगर हम जाते हैं और हम सीधे बोलते हैं कि भैया ज्योतिष के क्या, ज्योतिष शास्त्र के 3 रूप क्या है, तो आप सबने कहीं पढ़ा होगा, सिद्धांत, संहिता, होरा, ये 3 बोला जाता है। तो ये 3 होते क्या है, जिस भाग से ग्रहों की गति, उदय, अस्त, ग्रहण आदि का पता चलता है उसको हम सिद्धांत कहते हैं। ठीक, और जिस भाग से ग्रहों के फल, उल्कापात, संक्रांति, सृष्टि में समर्थ होना, कोई दुर्घटनाएं होना, बाजार में तेजी मंदी आना, इन सब बातों का ज्ञान कहलाता है संहिता। और जिस भाग से ग्रहों की तात्कालिक स्थिति के द्वारा मनुष्य का भाग पढ़ा जाता है, प्राणियों का सुख दुख हानि लाभ जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं होरा। ये तीनों भाग भी गणित और फलित में लीन हो चुके हैं, एक हो चुके हैं। अब ज्योतिष पर अभी जो अनुसंधान चल रहे हैं और चलना भी चाहिए। देखिए, यदि विज्ञान, ज्योतिष एक विज्ञान है, तो विज्ञान में कभी भी चैन नहीं लेता विज्ञान। 10 साल पहले जो मोबाइल आपके हाथ में थे वो आज नहीं है, और आज जो है वो 10 साल बाद नहीं रहेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, विज्ञान चैन नहीं लेता है, बहुत आगे जाता रहता है। तो इसी प्रकार से अनुसंधान ज्योतिष में होंगे। देखिए, पहले पानी बेचने का धंधा नहीं था, आज बहुत अच्छा धंधा है। पहले 90% बच्चे घर में पैदा होते थे, तो बालारिष्ट योग को प्रमुखता से देखा जाता था। अब 90% बच्चे अस्पताल में ही पैदा होते हैं, ये भी होता है। फिर पुराने जमाने में जब पाराशर ऋषि थे, वहीं भास्कराचार्य थे जो गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट थे, जीरो का आविष्कार किया, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, इसके अलावा कुछ महिला ज्योतिषी भी रही हैं, उन्होंने भी कमाल किया है। फिर कुछ राजाओं के ये मंत्री पुरोहित होते थे, तो उनके कहने पर वेदशालाएं बनाई गई, तो हमारे जयपुर में है, उज्जैन में है ना, दिल्ली में भी है। फिर इसके अलावा जो है नए नए और संहिताएं लिखी गई। संहिता मतलब अध्याय होता है, रावण संहिता, प्लस संहिता, सूर्य संहिता, अरुण संहिता, जैमिनी संहिता, ये बहुत सारे नाम। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन शास्त्रों को ठीक से पढ़ने और पढ़ाने की विधि नष्ट हो गई है, ये बात है। नहीं तो आज देखिए ना, जेमिनी ज्योतिष पे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको काम करने वाले, जबकि बड़ी गजब की चीज है वो। पर होता है क्या है, बस एक मोटा मोटा फल आता है। इसी प्रकार साउथ इंडिया में नाड़ी ज्योतिष चलता है। 72 नाड़ी ग्रंथ हैं जो आज अपूर्ण है, कुछ विदेशियों द्वारा जला दिए गए, कुछ लोगों ने बचा लिए। अब कुछ इतनी सदियां हो गई, ताड़ पत्रों पे लिखे गए थे, भोज पत्रों पे लिखे गए थे, वो सब अस्पष्ट हो चुके हैं। उससे मोटा मोटा अनुमान तो मिल जाता है कि हाँ आपका ये होगा, आपके घर के पास ये होगा, आपके दादाजी ये थे। अरे भाई, ये कौन जानना चाहता है। हमारे पास लोग आते हैं, भाई जॉब कब लगेगा, शादी कब होगी, बीमारी से कब छुटकारा मिलेगा, इसके लिए आते हैं। तो आजकल क्या है, ज्योतिषी उतना ही पढ़ते हैं जितना कि उनका काम चल सके, परिश्रम नहीं करते हैं। जबकि हम सबको नए नए उसमें खोज करना चाहिए। जो किताबों में नियम लिखे हैं वो तो फिक्स है, अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तो विज्ञान में अनुसंधान के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं। ठीक, पहले कोई बच्चा पैदा होता था तो उसकी जन्म तिथि, जन्म समय नोट करके पंडित जी को दे दी जाती थी। पंडित जी 1 महीने बाद पंचांग से पूरा उसकी पत्रिका बनाकर, वो लंबी खुलने वाली पत्रिका बनाकर लाते थे और सबके सामने बैठ के भविष्य करते थे कि क्या क्या होगा, है ना। अब समय बदल गया, अब धीरे धीरे कंप्यूटर का आविष्कार हो गया। कंप्यूटर का आविष्कार हो गया तो कोई बुरा नहीं हुआ, ये चीज हमारे अपने लिए। आज आपका अकाउंट भी कंप्यूटर संभाल रहा है, बैंक का अकाउंट भी, यहाँ तक कि ट्रैफिक सिग्नल भी अकाउंट कंप्यूटर संभाल रहा है। तो एक अच्छे सॉफ्टवेयर का हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अब होता क्या है कि किसी किसी को ज्योतिष के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती है, और कुछ लोग क्या करते हैं, इसी कंप्यूटर का गलत फायदा उठाते हैं। आजकल बच्चे कुछ जो है अपने जन्म पत्रिका खुद ही कंप्यूटर पर बना लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर से, और उसमें लिखा हुआ फलित पढ़ लेते हैं। कुछ दिनों पहले एक सज्जन आए थे, उनकी विवाहित बेटी की पत्रिका लेके, जो मानसिक रोग का शिकार हो गई थी।
तो मैंने जब उसके पति की कंप्यूटर के द्वारा बनी गई पत्रिका देखी तो मैं समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम। बात ये थी कि पत्नी ने पति की कंप्यूटर द्वारा बनी पत्रिका में ये पढ़ लिया कि इसकी स्त्रियां 2 होंगी। बस ये बात उसके दिमाग में बैठ गई कि मेरे पति का कहीं और संबंध होगा। तो वो ये समझती थी कि किसी ज्योतिषी का लिखा तो झूठ हो सकता है पर कंप्यूटर झूठ नहीं बोलेगा। तो ये चीज तनाव बढ़ता गया और मानसिक रोग में बदल गया। तो ये ऐसा होता है। तो कंप्यूटर की भी एक सीमा होती है। कंप्यूटर में आप जो निर्देश सेट कर दिए गए वही देगा। वास्तव में फलित का कार्य, अनुसंधान का कार्य हमें करना है। ये पतंग का उलझा हुआ धागा है जो हमें सुलझाना है। अब ज्योतिष के अनुसार एक लग्न की कुंडलियां लाखों हो सकती है पर फलादेश अलग अलग होता है। आप देखिए ना, एक ही समय में 2 या 3 बच्चे पैदा हुए हों, एक ही अस्पताल में पैदा हुए हों, तो लग्न कुंडली तो एक बनेगी। तो अंतर कहाँ मिलेगा? षोडश वर्ग कुंडलियों में अंतर मिलेगा आपको। इसलिए वैदिक ज्योतिष में जो षोडश वर्ग कुंडलियों पर ध्यान न देते हैं तो समझिए वो अधूरा फलित करते हैं। ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद हाँ, अब हम बात करते हैं आगे कि ये जो अध्ययन है ये पूरा ग्रहों का, तारों का, सितारों का है। तो नक्षत्र आते हैं। सबसे पहले नक्षत्रों की खोज हुई थी। नक्षत्र 27 माने गए। ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, तारों का समूह है, ये फिक्स रहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये सब नक्षत्र कहाँ आते हैं? हमारी आकाश गंगा में। ये हमारी आकाश गंगा को हम बोलते हैं मिल्की वे, है ना। अब ये मिल्की वे जैसी कितनी आकाश गंगा है? तो साइंस की बुक में लिखा 10 पावर 11 इतनी आकाश गंगा है। उसमें से एक हमारी आकाश गंगा है। उसके एक छोटे से छोर पर सूर्य अपने सौर परिवार मंगल, बुध, गुरु, शुक्र के साथ घूम रहा है ना। तो सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य भी अच्छा अपने अपनी धुरी पे भी घूम रहे हैं। पृथ्वी भी अपनी धुरी पे घूमती 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 सूर्य के चक्कर लगाती है। अपनी एक्सिस पे वो 24 घंटे में घूम जाती है, जबकि सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और कुछ घंटे लगते हैं। इस घंटों में कुछ फर्क आ जाता है, इसलिए फरवरी का महीना जो है 4 साल बाद 29 दिन का हो जाता है। अब देखिए, कोई कहता है मैं ज्योतिष को नहीं मानता हूं, तो भैया ये आज सोमवार है, मंगलवार है, ये सब कहां से आया? ये ग्रहों के नाम पे क्यों नहीं है? क्यों है ना। और एक महीना 30 दिन का ही क्यों होता है? ज्यादा दिन का क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिन रहता है ना। तो 12 राशियों को पार करने में उसको 1 वर्ष लगता है। इसलिए पूरी दुनिया का जो कैलेंडर है वो एस्ट्रोलॉजी पे ही टिका हुआ है। ठीक। अब ये जो आकाश गंगा है में, हमारी आकाश गंगा, इसमें भी ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। वो कितने हैं? लगभग 24। और इनको मापते कैसे? आकाश गंगा देखिए कैसी है, वो जो दिवाली पे चक्री चलाते ना, जैसे खुलती उसकी आर्म्स, बस स्टॉप कर दीजिए। ये आर्म्स खुलती जा रही है क्योंकि आकाश में ग्रहों की गति बहुत तेज है। ये सब अलग होते जा रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में पहले क्या था? ये सब एक बड़ा सा पिंड था। इसमें किसी वजह से विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में आवाज आई थी ओम, जिसको मुस्लिम अल्लाह नाम देते हैं। हम ओम बोलते हैं। ये अलग हुआ और सूर्य सहित बाकी ग्रह गुरुत्वाकर्षण के कारण एक सिरे पे आके घूमने लग गए। अब इतनी दूर हैं। अब सोचिए, आकाश गंगा बहुत बड़ी है ना, काफी बड़ी है। उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे सिरे को पार करने में लगभग जो है 1 लाख प्रकाश वर्ष लगता है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? लाइट ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। अब जबकि लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से चलें तब जाकर पार कर पाएंगे। अब ये पूरी आकाश गंगा इतनी बड़ी है, तो उसके मुकाबले सोलर सिस्टम कितना है? बड़ा है। जितना हमारे पेन की नोक पे जगह है ना, टिप पे, उसमें पूरा सोलर परिवार है, जिसमें गुरु भी शामिल है, जो इतना बड़ा ग्रह है कि 300 पृथ्वी उसमें समा जाए। एक ने मुझसे ये कहा था, साइंटिस्ट ने, कि भाई देखिए कि आकाश गंगा इतनी बड़ी और आपका सोलर सिस्टम उसके मुकाबले बस पेन की नोक पे जगह है, उतने में सारे 9 ग्रह, आपके 7 ग्रह आ गए, तो आपका क्या अस्तित्व? कुछ भी नहीं। तो मेरा जवाब था कि सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? क्या ये हमें प्रभावित करते हैं? बोले हाँ करते हैं, क्योंकि बॉडी उसी से बनी है। और तो भाई जब इतनी बारीक चीज जो देख ही नहीं सकी आज तक, किसी ने इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा है, वो आपको प्रभावित कर सकती है, तो ये तो उसके मुकाबले बहुत बड़ी चीज है। ये भी आपको प्रभावित करेगी। ठीक है।
तो 27 नक्षत्र और ये 9 ग्रह ही क्यों लिए? ग्रह तो और भी हो सकते थे, ग्रह और भी हैं, लेकिन उनसे आने वाला प्रकाश जो है काफी दूर हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, इसलिए प्लूटो को जो है और नेपच्यून को अपने सोलर सिस्टम से बाहर रखा गया है ना, ये ध्यान रखें। अब ये जो मैंने कहा नक्षत्र, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, इसमें आद्रा, चित्रा और स्वाति को छोड़ दें तो बाकी में अनेक तारे, इनमें कम तारे। अब 27 नक्षत्र स्थिर रहते हैं, 27 नक्षत्र जो है 12 राशियों के अंदर टिके हुए, और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण माने गए, और प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र यानी कि 9 नक्षत्र चरण होते हैं। एक प्रत्येक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट है। इस प्रकार संपूर्ण राशि चक्र में 108 चरण है और प्रत्येक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। तो राशि और नक्षत्र की गणना मेष राशि से शुरू होती है, जो 0 डिग्री से, 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 से फिर 30 से 60, 60 से 90, 120, ऐसा करते हुए आप 12वें भाव तक आएंगे तो 360 डिग्री का एक चक्र बन जाएगा। इसी को कहा जाता है भव चक्र या भू चक्र। ठीक, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एक बच्चे को एक राउंडर दें, पेंसिल लगा के भैया सर्कल बनाना, तो वो कहीं तो पॉइंट रखेगा, वो जो पॉइंट होता है वो अयनांश का मेन पॉइंट होता है, उसी के आसपास सब मिलते हैं। ठीक, अब 27 नक्षत्रों के अलावा आपने अभिजीत नक्षत्र का नाम भी सुना होगा, है ना। इस 28वें नक्षत्र का नाम, जी प्रणाम, है ना, अभिजीत नक्षत्र है। वैदिक काल में इस नक्षत्र की गणना की जाती थी, पुराण ग्रंथों में भी हमको इसके बारे में पता लगता है। तो इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के मध्य रखा गया, ये बात। लेकिन आजकल हम इसको प्रयोग में नहीं लेते क्योंकि अब ये वैदिक युग नहीं है। तो पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है, बिल्कुल पास में, बिल्कुल वैसे ही घूमता है जैसे एक छोटा बच्चा माता के आसपास घूमता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। पृथ्वी के अलावा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह भी सूर्य के चारों ओर अपने अपने ऑर्बिट में या अंडाकार कक्षा में चक्कर काटते हैं, जैसे एक नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं और आपस में टकराते नहीं है, ये वजह। तो अभी अंडाकार मार्ग में घूमते हैं तो ये वाली डिस्टेंस कई बार क्या होता है, पास में आ जाती है ये वाली, और इधर चौड़ी हो जाती है। आप पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी का जो आकार है गोलाकार नहीं, बीच में से मोटी है, बल्कि है। तो इसकी 2 त्रिज्या हो गई, एक तो इधर हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल त्रिज्या का मान अधिक है, वर्टिकल का कम है। इसीलिए क्या होता है कि पृथ्वी से इन ग्रहों की दूरी भी घटती बढ़ती रहती है। जब पृथ्वी से कोई ग्रह दूर जाता है तो हमें क्या उल्टा दिखाई देता है, तो हम उल्टा घूमता हुआ प्रतीत होता है, तो हम कहते हैं ग्रह वक्री। जबकि कोई ग्रह वक्री है ना, उल्टा नहीं चलता, इसलिए इसका भी फल कथन में आएगा। तो हमारे 7 ग्रह हो गए। अब राहु केतु को ग्रहों के रूप में स्वीकार किया गया। वास्तव में ये क्या है, छाया ग्रह है ना। अंग्रेजी में आप इसको नॉर्थ नोड ऑफ द मून भी कहते हैं और साउथ नोड ऑफ द मून भी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए फिर भव चक्र पे आए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है परिभ्रमण मार्ग में घूमती है, और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमने का मार्ग अलग है। ये पृथ्वी का घूमने का मार्ग और चंद्रमा के घूमने का मार्ग जहां एक दूसरे को काटते हैं, उस मार्ग को हम कहते हैं राहु, है ना। और उसको काटता हुआ जब वो उत्तर की तरफ, मतलब अपनी घूमते हुए पार करते हुए जब उत्तर दिशा की ओर जाता है तो राहु, दक्षिण की ओर जब पहुंच जाता है तो उस बिंदु को हम कहते हैं केतु। तो इस प्रकार से एक सर्पिला मार्ग बनाता है, इसलिए राहु केतु को सर्प बोल देते हैं, और कुछ लोग उसको काल सर्प योग भी दर्शा देते हैं। यदि कुंडली में सारे ग्रह इसके बीच आ गए तो काल सर्प योग। हालांकि शास्त्रों में कहीं भी, प्राचीन शास्त्रों में ऐसे योग का कोई उल्लेख नहीं, ये बात है। ठीक, अब ये भी है कि पृथ्वी के मार्ग और चंद्रमा के मार्ग को काटने वाला जो बिंदु है वो स्थिर नहीं होता, वो विपरीत दिशा में खिसकता भी रहता है। इसलिए राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं, ये बात है। फिर राशि चक्र तो की, जो जी बोलिए। वक्री होते हैं तो सर वो धीमे चलते कि उल्टा चलते हैं? नहीं सर, उल्टा तो कभी नहीं चलते हैं। जब वो पृथ्वी अच्छा, के पास आते हैं, है ना, और जब वो अंडाकार मार्ग में घूमते हुए दूर जाएंगे तो हमें क्या वो उल्टा घूमते प्रतीत होते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह अपने एक्सिस पे उल्टा नहीं घूमता है। सारे के सारे ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, केवल शुक्र को छोड़कर। शुक्र उल्टा घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर, ये ठीक।
अब इन सबका जो है चक्र होता है, 12 राशियों का चक्र है। तो पहले सूर्य को अगर आप देखें तो सूर्य 12 राशियों को एक वर्ष में पूरा करता है। यानी अपन कहते हैं ना मकर संक्रांति मना रहे हैं। मकर संक्रांति क्यों? 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर के बाद वो अगली राशि में जाएगा, फिर अगली राशि में जाएगा, और ऐसा करते करते जब वो गुरु की राशि में आता है, सॉरी उल्टा बोल गया, इसी प्रकार जब गुरु भी घूमता रहता है, तो गुरु भी घूमता घूमता राशियों को पार करता है, सभी ग्रह राशियों को पार करते हैं। तो जब गुरु एक राशि में एक साल रहने के बाद वापस से सिंह राशि में आता है, तो सिंहस्थ मेला लगता है उज्जैन में, इसलिए उस मेले को हम सिंहस्थ मेला कहते हैं, क्योंकि गुरु तब सिंह राशि में होता है। ठीक है। अब कभी कभी हमें जो गति जो है ग्रहों की, साइंटिस्टों को रुकी हुई सी प्रतीत भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वास्तव में जो है अपने अपने एक्सिस पे घूमते ही हैं। राहु केतु सदैव वक्री माने जाएंगे, सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं होते हैं, ये ध्यान रखें। बाकी मार्गी से वक्री हो सकते हैं कुछ दिनों के लिए, जब वक्री से वापस मार्गी होने जाते हैं तो उनकी गति को कभी कभी शून्य मान लिया जाता है, ऐसा होता नहीं है। तो राशि का क्या अर्थ होता है? राशि भी ग्रुप ऑफ स्टार्स है, इसकी भी आकृतियां बनाई गई हैं और उनका ऋषि मुनियों ने नाम रखा गया है ना। तो जैसे हम एक स्थान से, हाँ हेलो, गुरुदेव मैं ये कह रहा था कि उज्जैन को मतलब सेंटर ऑफ अर्थ क्यों माना गया है? वो कर्क रेखा उज्जैन से निकलती है। तो यदि आप कभी उज्जैन जाएं तो एक जगह स्पॉट बना है जहां पर पृथ्वी बनी हुई है और वहां लिखा हुआ है ना। और सारे पहले ज्योतिषियों का केंद्र जो है यही था, उज्जैन। यहीं से सब कुछ चालू हुआ। पूजा पाठ अगर अपन देखते हैं तो मोस्टली लोग उज्जैन कराते हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि रावण ने अपने पिता का और अपने जो भी भाइयों वगैरह का अंतिम संस्कार वगैरह किया था वो सिद्धवट पे किया था, वो आज भी वहां मौजूद है ना। और यहाँ महाकाल की नगरी बहुत आ रहा है। ये डॉक्टर साहब रमेश जी अपना दिख नहीं रहे। रमेश जी माइक बंद कर दीजिए, आपका डिस्टर्ब आ रहा है। अरे एक मिनट मैं देखता हूँ जी, एक मिनट में बंद करता हूँ। हाँ जी, माइक बंद कर लीजिए खाली। ओके। तो उज्जैन में सारे जो है किसी प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र सब होते थे यहाँ पर उज्जैन में। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था कि राशियां भी क्या होती है, वो भी ग्रुप ऑफ स्टार्स है। इनकी एक आकृति है, इन बिंदुओं को मिला तो आकृतियां बनती है, उस आकृति के नाम पर इनके नाम रखे गए। तो जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, तो आकाश में ग्रहों आदि को नापने के लिए एक मापदंड होता है जिसको हम कहते हैं डिग्री या अंश। तो आकाश में सूर्य जिस मार्ग से भ्रमण करता हुआ दिखाई देता है उस मार्ग को हम कहते हैं क्रांति वृत्त, है ना, या सूर्य मार्ग। इस क्रांति वृत्त को 360 डिग्री में मापा गया है और वो सूर्य मार्ग के दोनों ओर 9 डिग्री चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। इस क्रांति वृत्त के 12 भाग कर दें तो वहां राशि चक्र आ जाता है। इस प्रकार प्रत्येक राशि जो 30 डिग्री की होती है, तो 12 × 30 करेंगे तो 360 आ जाएगा, है ना। ये तो जिस प्रकार घड़ी में 12 के अंक रहते हैं, देखिए घड़ी में भी 12 के अंक है, तो प्रत्येक विभाग 1 घंटा का होता है और 1 घंटे के अपन 60 मिनट करते हैं, फिर उसके सेकंड तक भी जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अंश कला विकला, है ना। घंटा डिग्री सॉरी मिनट, घंटा मिनट और सेकंड, यहां तक। फिर आगे हम चलें तो अब राशियों की बात करें। राशि का क्या है, तो मैंने आपको भी बताया राशियां भी क्या होती है, तारों का समूह है। उसमें पहली राशि जो मेष राशि, ठीक है, मेष राशि। आप मेष राशि को देखेंगे तो एक मेढ़े की आकृति बनाता है, ठीक है। और वृषभ राशि को देखते हैं तो वृषभ यानी कि बैल के समान आकृति बनाता है, जंगली बैल के समान। जबकि मिथुन राशि द्विस्वभाव है क्योंकि स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाते हुए उसकी आकृति है। कर्क केकड़े की आकृति, तो सिंह शेर की आकृति है, कन्या कन्या की आकृति है और तुला को तराजू की आकृति माना गया, बैलेंस। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, तुला लगने वाले, जिसका तुला लगना होता है वो तुनक मिजाज होते हैं, जरा सा बैलेंस बिगड़ा उनका मिजाज बिगड़ जाता है। फिर वृश्चिक राशि बिच्छू के समान होती है,
और धनु राशि वो उसका ऊपरी भाग मनुष्य जैसा, निचला भाग घोड़े जैसा और हाथ में धनुष बाण लिए हुए। मकर राशि को देखेंगे आप तो मगरमच्छ की तरह होती है। कुंभ यानी कि घड़ा होता है तो घड़े के आकार की है। अब घड़े में पानी है, भरा है नहीं भरा है, कितना भरा पता नहीं, इसलिए कुंभ लगने वाले जो है रहस्यमय होते हैं। मीन दो मछलियां हैं जिनकी पूंछ भिन्न भिन्न दिशाओं में है। तो ये तो हम ये क्या बोलेंगे कि राशियां भी क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। फिर भारतीय ज्योतिष के अनुसार हमारा जो ब्रह्मांड है ये तो असंख्य राशियों से, असंख्य नक्षत्रों से भरा पड़ा हुआ है। फिर भी भारतीय ज्योतिष गणित में केवल 27 नक्षत्र, 12 राशियों और 9 ग्रहों को ही प्रधानता दी गई है, क्योंकि उनकी दृष्टि में, ऋषि मुनियों की दृष्टि में केवल यही सारे संसार पर सर्वाधिक प्रभाव डालने की क्षमता रहती है। इसलिए यदि कोई नई राशि का या कोई नए ग्रह का पता चल भी जाए है ना, तो उसको अभी शामिल नहीं किया गया है। मान लीजिए कोई कहे कि भाई भविष्य में किसी का जन्म चंद्रमा पे हुआ, अरे भाई तो तब का तब देखा जाएगा, है ना, ऐसा। तो अब 27 नक्षत्र जो होते हैं ये राशियां जो है 27 नक्षत्र को अपने अधिकार में रखती है। जैसे मेष राशि है तो उसके नक्षत्र में आपके 1, 2, 3 आ जाते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये मेष राशि के भाग है। और फिर इन जो नक्षत्र हैं इनके भी कौन होते हैं, स्वामी ग्रह ही होते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र का स्वामी लेंगे तो केतु हो जाएगा, और भरणी नक्षत्र का लेंगे शुक्र हो जाएगा, कृतिका का सूर्य हो जाएगा, है ना। अभी आपको मान लीजिए 27 नक्षत्रों के नाम याद नहीं तो परवाह न करें, वो तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है ना। इसी प्रकार वृषभ में जो है अपने कृतिका का आखिरी चरण आ जाता है, तीसरा चरण, फिर रोहिणी आ जाता है, फिर आगे मार्गशीर लगता है, मिथुन, कन्या, तुला, ये सब के सब जो है नक्षत्रों के अपने अधिकार में रखते हैं। ये बात तो किसी के भी जन्म समय में आकाश में चंद्रमा जिस राशि में चल रहा वो व्यक्ति की जन्म राशि होती है ना, ये ध्यान रखें। आप जब पत्रिका बनाते हैं तो चंद्रमा को देखें कि चंद्रमा किस राशि में है, वो हम कह देते हैं कि उस व्यक्ति की राशि है, जन्म राशि है। अब यहाँ मैंने एक सिद्धांत बताया था पिछली क्लासेस में भी कि यदि चंद्रमा किसी भी राशि में 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में हो, है ना, हो, तो हमें उसका उस जन्म राशि से जो भी नाम निकलता है वो नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए चंद्रमा 6ठे भाव में वृश्चिक राशि में तो उसका नाम न पे आएगा, तो आपको उस पे नहीं रखना है, आप किसी और पे रख सकते हैं, क्योंकि 6, 8, 12 भाव अच्छे नहीं माने गए हैं। ये बात सर इसको दोबारा बताएंगे एक बार, जैसे चंद्रमा 6, 8, 12 में है हाँ, और जिस राशि में भी हो तो उस जिस राशि राशि से जो नामाक्षर आया है वो नहीं रखना है। कारण सर ये 6ठा, 8वां, 12वां भाव त्रिक भाव है जो अच्छे नहीं माने गए हैं। सर अपनी ही राशि में हो तो, अपनी राशि में हो तो भी यदि 6ठे, 8वें या 12वें भाव में उसकी अपनी राशि पड़ रही है तो नहीं रखना है। जैसे मिथुन लग्न है तो वृषभ राशि आ जाएगी उसकी 12वें भाव में, तो वृषभ राशि पे नाम नहीं रखना है, ऐसा। तो फिर नाम सर किस पे रखा जाएगा सर? आप उसमें देख लीजिए और किसी पे भी नाम पे रख सकते हैं। अब आप देखिए जिसके नहीं, नाम में चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में हो तब ना सर, हाँ, चंद्रमा 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो, किसी भी राशि में हो, किसी तो भी, उन ठीक है राशियों सर, से जो नाम निकला ना रखे, उस नहीं पे तो ना जीवन रखिए। संघर्षमय हो जाता है। करवी सर हमारा हाँ। मिथुन कर कीजिए, राशि बताइए। कर्क लग्न है, मिथुन राशि में है मून, तो कर्क लग्न हमारी है, मैंने कुंडली आपसे में क्या बोला, 6ठे, 8वें, 12वें में तो चंद्रमा नहीं है आपके, 12वें में है, 12वें लेकिन में कुंडली चंद्रमा में है। नाम लिखा हुआ है, कुंडली में राशि के नाम से है, लेकिन नाम मेरा आर्क है। हाँ नहीं, तो आप कुंडली पहले में कुंडली कुंडली पे रहता है। मेरी बात सुनिए, इनकी बात पूरी करें अपन। इन्होंने कहा कि चंद्रमा इनके 12वें भाव में है ना, तो 12वें भाव में कौन सी राशि पड़ी है, मिथुन, कर्क लग्न। मिथुन राशि है। हाँ, तो मिथुन राशि है तो आपको क पे नाम नहीं रखना, आपका मिथुन राशि से हाँ संबंधित नहीं, नाम नहीं होना लेकिन चाहिए। मेरा नाम कुंडली में कुसुम लता है, वैसे नाम मेरा हाँ, ये बात है, तो वही तो बात है ना कि आप उस पे नाम ना रखें और कोई दूसरा नाम रख सकते हैं हम।
सर व्यवहारिक नाम तो इनका दूसरा है ना, क से तो सिर्फ कुंडली में हाँ है। बस वही बात है, वही मैं बता रहा था। सर जी हाँ जी। हम ये पूछ रहे, मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ आ गया, हाँ और मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा कहीं भी राहु के साथ बैठ गया, तो उस समय उस राशि का मतलब चंद्रमा दूसरे भाव में राहु के साथ ग्रसित हो गया वृष राशि में, तो विष राम का रखे कि ना रखे, क्योंकि वे भी तो चंद्रमा नहीं उस वक्त भी नहीं तो नहीं पीड़ित नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो नियम बताया उसको क्रॉस अच्छा ना करें। छठे, जी। 8वें या 12वें में चंद्रमा किसी भी राशि में हो तो उस राशि संबंधित नाम ना रखें। जैसे इनका नाम रेणु जी का जो है कुसुमलता आया था, लेकिन अब इनका नाम चेंज है, तो वो अच्छी बात है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। वो जो आप बोल रहे हैं चंद्र राहु के साथ है, वो हम बाद में बात करेंगे उसका, है ना। सर अभी सर तो हम बेसिक पर ही हैं जी। सर बेटे का लग्न है वृषभ, वृषभ लग्न है तो तो एक राशि, हाँ बोलिए। हाँ तो वृषभ। राशि हुई 12वें भाव में, चंद्र चंद्र 12वें भाव में, तो भाव मेष में। राशि में, मेष राशि हुई जी हाँ, मेष राशि, तो तो मेष उसका राशि में नाम, नाम नहीं रखना है। हाँ ये बात है ओके जी जी, इसकी बात कर रहा था। अब जो हो गया सो हो गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, जी जी, है ना। थैंक यू। अब हम बात कर रहा था काल पुरुष, सर है ना? नाम नहीं एक सॉरी, नाम जी। नहीं रखने से जो चीज है या जो ग्रह हाँ पड़ा हुआ है वो तो हाँ, बदलना नहीं है सर। वो बदलना नहीं है, वो नहीं जी बदलना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा प्रभाव कम कर सकते हैं। ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, जी हम केवल उसको सही रास्ता, उसकी दशा को दिशा दिखा सकते हैं। जैसे आप रोज जिस मार्ग से चलते हैं तो आपको पता है कि भाई आगे कहाँ गड्ढा है, कहाँ टर्न है, राइट। जी जी अब किसी दिन आपको ये बोल दिया जाए कि आज आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाएंगे, जी जी है ना। कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करने के बाद लॉ कर रहा है, अरे भाई पहले ही बता दिया जाता है कि तेरे भाग्य में वकील बनना लिखा है, तो तू उसकी पढ़ाई करता, बड़ा है, सही, ठीक बात है है। ना। तो ज्योतिषी बिल्कुल। दिशा बताता है, क्या जी उसको जीवन में तकलीफ देगी, खाना पीने में क्या आहार सही रखना चाहिए, ये बताता है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, वो भी हम सब चर्चा करेंगे। जी अभी सर हम ऐसा भी जी सर ऐसा भी कह सकते हैं, वो हाउस ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है इसलिए मना करते हैं। जी जी बिल्कुल, उसका सर क्या 6, 8, 12 प्रभाव जो पड़ता है, वो बिल्कुल हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। तो अभी मैं वापस आता हूँ, काल पुरुष की बात कर रहे थे, तो पुरुष को, इन राशियों का प्रभाव हमारे बाहरी शरीर पे कहाँ पड़ता है और भीतरी शरीर पे कहाँ पड़ता है। तो मेष राशि सिर का प्रतिनिधित्व करती है ना, बाहर के तौर पर। वृषभ मुख को, तो मिथुन गला और बाहों को, जबकि कर्क हार्ट को, हृदय को, सिंह जो है पेट, कन्या कमर, और तुला राशि सेक्सुअल ऑर्गन को, है ना, यूटेरस को लेडीज में। वृश्चिक राशि जो है अपना आंतों का आखिरी हिस्सा या गुदा को। धनु राशि हमारे जांघों और कूल्हों को। मकर राशि घुटनों का, और कुंभ राशि पिंडलियों का, और मीन राशि पैर का प्रतीक है। अब जरा ये बाहरी अंग हो गया, अब जरा अंदर चले, तो मेष राशि मस्तिष्क की संरचना अंदर, तो वृषभ आ गया कंठ और टांसिल, मिथुन फेफड़े और श्वसन तंत्र को, तो कर्क दिल को, हृदय को, और सिंह पाचन शक्ति को, तो कन्या राशि पेट को, पेट के आंतों को, और पेट के भीतर का निचले हिस्सा, है ना। तुला राशि किडनी को, वृश्चिक सेक्सुअल ऑर्गन को, और क्या बोला था मैं, यूटेरस को, है ना, फैलोपियन ट्यूब को लेडीज में। धनु राशि स्नायु मंडल को, रक्तवाहक नसों को, और मकर हड्डियां और जोड़ों को, जबकि कुंभ राशि जो है शरीर के रक्त प्रवाह को बनाए रखती है। मीन राशि शरीर में कफ को बताती है, ये क्या बोला, भीतरी अवयव। इसके अलावा ग्रहों का स्वभाव भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता ही है, ग्रहों का स्वभाव का प्रभाव भी जातक के स्वभाव पे पड़ता है। जैसे क्रूर राशियों में जन्मा बालक क्रूर स्वभाव का होगा, तो सौम्य राशियों में जन्म लेने वाला बालक सौम्य स्वभाव का होगा। चर राशियों में चंचल प्रकृति, स्थिर में स्थिर प्रकृति, तो द्विसभा राशियों में मिश्रित प्रकृति हो सकती है। इसकी डिटेल में भी हम भी आएंगे। तो अब देखिए, अब हम आते हैं वापस अपने ग्रहों की ओर। देखिए चंद्रमा जो है अमावस्या और पूर्णिमा दो चीज आती है। 27 दिन में वो अपना चक्र पूरा करता है, और 27 दिन बाद पूर्णिमा, फिर वापस से घटता बढ़ता रहता है। ये इसकी कला है।
तो जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता हम पूर्णिमा बोलते हैं। लेकिन क्या ये सही है? तो चंद्र, सूर्य, पृथ्वी की दूरियों का अगर अपन आधार लें तो तीनों की दूरी डिग्री या अंशों में हम मापते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की इस निश्चित दूरी को तिथि कहा जाता है। दूसरे शब्दों में तिथियां हमें यह बताती है कि चंद्रमा और सूर्य के उस समय कितनी दूरी है। ये आपके घर में जो भी कैलेंडर टंगा होता है ना, उसमें चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी लिखा रहता है। अब वो आपका ध्यान जाएगा उस पर। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इस दौरान पृथ्वी से चंद्र और सूर्य की एक ही जब डिग्री पे आ जाएंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। जब ये दोनों 180 डिग्री पे आते हैं तो अमावस्या हो जाती है, और जब दोनों में 180 डिग्री का अंतर आ जाता है तो पूर्णिमा होता है। तो ऐसा महीने में एक बार होता है, 27 दिन के अंदर, या 30 दिनों में एक बार अमावस्या और एक बार पूर्णिमा आती है। तो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में क्रमिक समय लगता है और पूर्णिमा अमावस्या भी समय लगता है। तो ये जो क्रमिक समय का अंतर आया, इसको ही हम तिथि को कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाएंगे तो कृष्ण पक्ष, और अमावस्या से पूर्णिमा की ओर आते हैं तो शुक्ल पक्ष कहते हैं, है ना। ये बात है। तो दोनों पक्षों के लिए ज्योतिष शास्त्र में अगर आप डिटेल में आप जाएंगे तो शुद्धि और वदी शब्द का भी प्रयोग हुआ, उसकी हमें जरूरत नहीं जानने की। तो सीधी बात है, शुक्ल पक्ष उजाला है, कृष्ण पक्ष अंधेरा है। तो जो तिथि आपकी चलती पहली, इसका आप एकम कहते हैं, प्रतिपदा। तो जब सूर्य से चंद्रमा की दूरी 0 से 12 डिग्री रहती है तो एकम आती है। फिर दूज, दूज की तिथि तो 12 से 24 डिग्री, तो 12-12 डिग्री बढ़ाते जाइए, है ना। तो चतुर्थी कब आएगी? जब सूर्य से चंद्र की दूरी क्या होगी? 36 से 48 डिग्री। इस प्रकार से चतुर्थी आ जाएगी 156 से 168 डिग्री के बीच की दूरी होने पे। तो 168 से 180 डिग्री, यानी 12 और जुड़ गए तो सीधे पूर्णिमा आ जाएगी। अब कृष्ण पक्ष में उल्टा होगा, ये 180 से 168, 168 से 156, 156 से 144, ऐसे करते करते 24 से 12 और आखिरी में 12 से 0 अमावस्या आ जाएगी। तो एक चंद्रमास में 30 तिथियां होती है, पर कभी कभी क्या होता है, तिथियां आप पंचांग की बात करें तो कम भी हो जाती है। ऐसा ही वर्ष को लेकर भी होता है। 12 चंद्रमास का हम एक वर्ष लेते हैं। अब यही वर्ष के 12 महीने भी होते हैं अपने, लेकिन चंद्रवर्ष और सौर वर्ष के दिनों में अंतर आता है। चंद्रमा वास्तव में 354 दिनों में पृथ्वी के 12 चक्कर लगाता है, जबकि सूर्य का चक्कर 365 दिन, 15 घड़ी, 22 पल और 57 पल होता है, मतलब दूरी के हिसाब से, है ना। अब इस प्रकार दोनों में 11 दिन का अंतर आ गया। इस 11 दिन के अंतर को हटाने के लिए ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है मल मास या अधिक मास। इसी को हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास। इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता नहीं है, इसलिए चंद्र मास के हिसाब से उनके ताजे और रोजे कभी सर्दियों में तो कभी गर्मियों में आते हैं। ठीक, ऐसा होता है। तिथियों को अपन अंकों में लिखते हैं, है ना, ये भी ध्यान रखें। अब मतांतर से तिथियों में 16 तिथि भी मानी जाती है, जैसे प्रतिपदा से चतुर्थी तक 14 ले ली, पूर्णमासी के 15 से अमावस्या 16 ले ली। ऐसी दशा में भी एक पक्ष में 15 तिथि और 2 पक्ष में 30 तिथि हो गई। तो तिथि को कई बार मिति भी कहते हैं, और तिथि के आधे भाग को हम कर्ण कहते हैं। तो एक चंद्रमास में क्योंकि 30 तिथि होती है तो उसका आधा डबल कर देंगे तो एक मास में 60 कर्ण हो गए। तो एक तिथि में 12 डिग्री तो एक कर्ण में 6 डिग्री। कर्ण टोटल 11 होते हैं, 4 स्थिर 7 चर, ये बात, ठीक है। ये कर्ण वाली बात हो गई। अब इसके अलावा योग बनते हैं, है ना। अब योग कहाँ मिलते हैं? आप किसी की पत्रिका बनाते देखिए, बहुत सारी डिटेल लिखी रहती है ना। योनि लिखी, फला लिखा, कर्ण लिखा, योग लिखा है। तो योग जो है 27 होते हैं, है ना। ये नाम मैं आप बता देता हूँ, लेकिन ये आपको कोई याद नहीं रखना है। याद रखने वाली बात ये है कि भैया 27 नक्षत्र होते हैं, तो एक राशि में कितने नक्षत्र आते हैं वो प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। तो विष्कुंभ योग होता है, प्रीति योग होता है, आयुष्मान होता है, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, और उसके बाद वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, और वैर, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिद, शिव, और आ गया 21 में सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल,
25वां होता है ब्रह्म, 26वां इंद्र और फिर वैधरती। अब वार का क्रम देखें तो एक अहोरात्र में 24 होरा या घंटे माने गए। प्रत्येक होरा का एक स्वामी होता है जिसका क्रम होता है सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, गुरु और मंगल। तो जिस दिन जिस ग्रह की पहली होरा होती है वो उस दिन का नाम उस वार पे पड़ता है। तो चूंकि सूर्य सौर मंडल का है ना, मेन बॉस है और वो जनक है, इसलिए पहली होरा सूर्य की मानी गई है। तो सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है जी। और उसके बाद 25 यानी अगले दिन की होरा चंद्रमा की होती है, इसलिए दूसरे दिन को हम सोमवार कहते हैं। तीसरे दिन की होरा मंगल की आएगी, चौथे बुध की, पंचम गुरु की, छठे शुक्र की, सातवें दिन की पहली होरा शनि की आएगी। और वारों की यही नाम होते हैं जो होरा पर आधारित है जी। अब आजकल की जैसे कि मान्यता है कि नए वार को रात के 12 बजे के बाद ही मान लिया जाता है, तो वही 12 बजे बाद अगला दिन लग गया। लेकिन ज्योतिष शास्त्र पहले ऐसा नहीं मानता था। नया वार जो है सूर्योदय से प्रारंभ होता है वास्तव में कहीं सर पर। यहाँ पे मैं कुछ इंटरप्ट कर रहा था आपको सर। जी जी जी। जोधपुर में ना सर, जोधपुर हाँ में ये एक पद्धति अलग होती है सर। जोधपुर में वो सूर्य उदय से दिन मानते हैं। बिल्कुल सही है सर, जोधपुर की वही तो मैं कुंडली। वही मैं कह रहा था कि पहले हाँ ऐसा होता था, लेकिन वास्तव में होना ये चाहिए, ये बात है सर जितने ना। व्रत उपवास होते हैं ना वो भी सूर्योदय से ही माने जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये वो और बात। नीलम जी, जोधपुर में अभी भी लोग उसी हिसाब से कुंडली हाँ, बनाते हैं। क्योंकि हम लोग तीज हम्म। व्रत करते हैं ना, तो सुबह 4 हाँ बजे हम लोग खाते हैं कि भाई हाँ। सूर्योदय से तीज स्टार्ट हो। ये आज हम्म। भी माना जाता है। बिल्कुल जी सही कह रहे हैं भैया। हाँ। अब आते हैं अपन जन्म कुंडली पे। जन्म कुंडली वास्तव में क्या होती है? आपका आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड, बस ये बताता है ये आपको कहाँ क्षेत्र में ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना, कौन से द्वार आपके लिए खुले, कौन से नहीं खुले, ये बात है। तो जन्म कुंडली आकाश का एक नक्शा है। जिस समय बालक का जन्म होता है उस दिन पंचांग उठाकर देखते थे कि आज ग्रह कौन कौन सी राशि में कहाँ चल रहे हैं, है ना। वो समय पर 12 खाने बना के लिख दिया जाता था, है ना। अब 12 खाने तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, 1 2 3 4 से 12 भाव, ये बात है। तो जन्म कुंडली में 12 खाने, प्रथम भाव को हम क्या बोलते हैं? लग्न। तो जब जन्म कुंडली आकाश का नक्शा बनाते हैं तो प्रथम भाव लग्न से शुरू होता है। लग्न पूर्वी क्षितिज होता है, सप्तम भाव जो है पश्चिमी क्षितिज है, तो ये पूर्व पश्चिम आ गए यानी 1 और 7वां भाव। दशम भाव हमारे सिर पर, हमारे ऊपर, हमारे सिर पर जो आकाश का भाग है वो होता है, और चतुर्थ भाग नीचे, पृथ्वी के नीचे का आकाश का जो भाग है वह होता है। तो इस प्रकार से 12 भाव लिखे जाते हैं, है ना। अब जन्म कुंडली जब बनाएंगे तो उसका आरंभ जो है लग्न भाव से ही होता है, इसलिए हम यहीं से शुरुआत करते हैं। लग्न ही किसी पत्रिका का, जन्म कुंडली का पावर हाउस है। सर जो काल बिजली, पुरुष किसको काल पुरुष काल किसको पुरुष, बोला गया है? काल पुरुष की जो है एक अवधारणा की गई है, जो ये इस ढंग से बैठा है कि इसमें पूरे 12 भाव आ जाए। इसलिए मैंने जो अभी अवयव बताया था कि 12वां भाव उसका मीन राशि पड़ेगा पैर का, वहीं आएगा, ये बात है ना। उसका अधिक महत्व कहाँ है? वास्तुशास्त्र में। वास्तुशास्त्र उसका महत्व अधिक है, ये बात। वो भी एक ज्योतिष की ब्रांच है। अब आगे चले तो किसी का जन्म यदि मेष लग्न में होगा तो कुंडली के प्रथम भाव में 1 नंबर राशि आ जाएगी। इसी प्रकार कन्या लग्न में होगा तो 6 नंबर राशि आ जाएगी, और धनु लग्न में होगा तो 9 नंबर आ जाएगा। आप लोग कितनी पत्रिका देखते होंगे, आप देखिएगा धनु लग्न की पत्रिका आपको सबसे कम देखने को मिलेगी, ये बात, ये मतलब मेरा अनुभव है। नहीं, क्योंकि बिल्कुल सही। हाँ उसमें जो है ना कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, ये देखा गया। अब कुंडली के 12 भाव में एक हो जाता है केंद्र स्थान, तो 1 4 7 10 को हम बोलते हैं केंद्र स्थान, जबकि त्रिकोण को बोलते हैं पंचम नवम। मैं इसमें नाम बोलूंगा कि भाई त्रिकोण बोलते हो तो एक भाव भी शामिल करो ना, 1 5 9 से तो ट्रेंगल बनेगा, है ना। तो त्रिकोण 1 5 9 की बात करेंगे। अब इसके अलावा और भी नाम रखे गए, कहीं आप पढ़ा होगा किताबों में, पणफर 2 5 8 11 भाव को, कोई अपोक्लिम्बिल है, तो त्रिक स्थान। अब इतने सबके बाद आप खाली याद रखें त्रिकोण भाव, केंद्र स्थान और त्रिक भाव 6 8 12, यही हमारे लिए काफी। इसके अलावा ज्यादा अपने को नॉलेज रख भी लेंगे तो कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। अब किस भाव से
क्या देखा जाता है? कुंडली के 12 भाव में लग्न सबसे पहले आया। लग्न क्या है? शरीर है, शरीर का ज्ञान है, रंग रूप है ना, उसका स्वभाव है, सुख दुख उसका बलाबल है। तो लग्न यदि कमजोर होगा, पावर हाउस कमजोर हो गया, तो फिर बाकी भावों को बिजली प्रदान नहीं कर पाएगा, ये भी हम जानते हैं। फिर द्वितीय भाव जो है किस चीज का है? शरीर की बात करें तो द्वितीय भाव अभी जैसे हमने बोला था कि मुख का भाव है। अब मुख को अगर अपन खोलते हैं तो जितना भाग दिखाई दे वो द्वितीय भाव है। मुंह खोलने पर दांत दिखाई देंगे आपको, जबान दिखाई देगी। और पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव जो है दाहिनी आंख का है। इसके अलावा रत्न आभूषण का भाव भी वही है। और आपके बैंक में जमा धन, आई रिपीट अगेन, बैंक में जमा धन का भाव द्वितीय भाव है, ये ध्यान रखें, है ना। सोना चांदी और परिवार का भाव है, परिवार से मिलने वाली शिक्षा का भाव द्वितीय भाव है। जब आप बच्चे को बोलते हैं तुम्हारे दादाजी हैं, ये पिताजी है, ये पंखा है, ये गाड़ी है, वो द्वितीय भाव का ज्ञान है, इसलिए उसको विद्या का भाव भी कहा गया है। फिर आ जाते हैं द्वितीय भाव आपके वाणी का भाव भी है, खान पान का भाव भी है कि व्यक्ति को क्या पसंद होगा। हम अभी आगे देखेंगे कि कोई व्यक्ति का खान पान क्यों बुरा होता है, क्यों तंबाकू सिगरेट की लत लगती है ना, इसका भी आएगा। अब आए तीसरे भाव पे। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भाव है और गले का अंदरूनी हिस्सा है। द्वितीय मैंने क्या बोला? मुंह खोलते से जो दिखाई दे द्वितीय भाव, और जो न दिखाई दे गले का अंदरूनी हिस्सा वो तृतीय भाव है। ये तृतीय भाव जो शोल्डर तक फैला हुआ है, ऊपरी भाग तक, शोल्डर तक, ये आपके भाई बहन का, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो पराक्रम का भाव भी तृतीय भाव है। सूचनाओं का भाव तीसरा भाव, ये याद रखें, ठीक है। और अष्टम से अष्टम होने के कारण आयु का भाव भी है। शरीर का हटाया जाना तृतीय भाव है ना। शरीर कहाँ जाएगा? अगले भाव चौथे में, तो चौथा भाव शमशान का भाव, पाताल का भाव, सुख का भाव है ना, माता का भाव, प्रॉपर्टी का भाव, वाहन का भाव, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर फार्म हाउस चतुर्थ भाव से आता है। ससुर पत्नी का पिता, उसी से आएगा। अब तीसरा भाव अभी थोड़ा सा देखा, एक दाहिने कान का भी होता है तीसरा भाव, और छोटी यात्रा का भाव भी तीसरा भाव है। अब सर चौथे एक बात भाव पे पूछे सर, जी। एक बात पूछे सर, ये अष्टम से अष्टम आपने कहा, तो ये किस क्या होता है सर इसमें अष्टम वो से अभी हम जब आयु पे आएंगे ना, तब हम जी। लेंगे कि भाई 2-7 को मारक क्यों बोलते हैं और तीसरे भाव को क्यों शामिल किया, ये सब करेंगे। थैंक यू। अब चतुर्थ भाव वस्त्र का भी है, कार मोटर का भी है, ठीक। और भी बहुत होता है, देखा जाए तो एक भाव पर एक मोटी किताब लिख सकते, इतना सारा। तो मैं तो कुछ खाली कुछ बता रहा हूँ। अब आए पंचम भाव। पंचम भाव प्रथम संतान का भाव, प्रेम का भाव, खुशियों का भाव, उत्सव का भाव। जब मांगलिक कार्य होते हैं, उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो पंचम भाव। पंचम भाव विद्या का भाव माना गया है ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में। मैं उसको बोलता हूँ रचनात्मक बुद्धि का भाव। कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, ड्राइंग पेंटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, तो पंचम भाव बलवान होता है ना। फिर पुस्तक का लेखन, मंत्र यंत्र, मंत्रों का भाव है ना। फिर मंत्री पद का भाव पंचम भाव, याद रखें, मंत्री पद का भाव पंचम भाव। भविष्य का ज्ञान, स्मृति, सुशी और बिना परिश्रम का धन, लॉटरी जुआ सट्टा पंचम भाव, कैसीनो पंचम भाव, ठीक। अब आते हैं छठे भाव पर। छठा भाव को बोलते हैं रोग ऋण शत्रु, है ना। इसके अलावा छठा भाव कर्ज का भाव भी है और मेहनत का धन, छठा भाव। सप्तम भाव सामने वाला, जब वो कुछ खोएगा तो उसका 12वां भाव सर, एक्टिव होएगा, अर्थात छठा भाव। तो छठा रिपु का भाव क्या, हमारा रिपु का क्या मतलब है सर? रिपु शत्रु, शत्रु। ओके, शत्रु। हाँ, थैंक यू। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, छठा भाव रोग ऋण शत्रु, कर्ज का भाव, मेहनत का धन, छठा भाव है ना। इसलिए जब धन भाव पे विचार करते हैं तो छठे भाव पे भी लेते हैं। कर्ज का भी भाव है, पानी का डर भी है, हमारे पालतू पशु छठा भाव, हलवाई छठा भाव, फिर मामा मौसी छठा भाव। अब आ जाते हैं झगड़ा मुकदमा, वो भी छठा भाव। अब सप्तम भाव पर आए। सप्तम भाव जो है जीवन साथी का भाव है, तो आपके पार्टनर का भाव है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, स्थायी या अस्थायी।
जब आप कोई टीम बना के खेलने लगते हैं, इसको पार्टनर बना लिया तो वो भी आपका भाव। ताश के पत्ते खेल के किसी को पार्टनर बना लिया तो भी सप्तम भाव। सप्तम भाव यात्रा का भाव भी है, साझेदारी का भाव भी है, और पंचम से तीसरा होने से, पंचम से तीसरा होने से द्वितीय संतान का भाव है ना। जीवन साथी का भाव भी है सप्तम भाव। जनता से संपर्क का भाव है सप्तम भाव। अब आ जाए अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है आयु का भाव है, मृत्यु का भाव नहीं बोलना, आयु का भाव। आयु क्षरण हो जाएगी तो मृत्यु अपना पाएगी, तो अष्टम भाव आयु का भाव हो गया। फिर मरे हुए व्यक्ति का धन, उत्तराधिकार का धन नवम भाव से 12वां है ये, तो उत्तराधिकार का धन भाव भी यही है। बीमा कंपनी से प्राप्त धन, प्रोविडेंट फंड का पैसा, अष्टम अष्टम भाव। दुख का भाव, पीड़ा का भाव, क्लेश का भाव, बीमारी में वृद्धि का भाव, छठे से तीसरा। हर भाव से तीसरा भाव उस भाव की वृद्धि बताता है। तो छठा जहाँ रोग का है तो 8वां एक्टिव हो जाएगा, तो बीमारी में वृद्धि का भाव है। फिर मृत्यु का भाव, ऊंचाई से गिरना, कैद, बंधन, ये 8वां भाव है। लेकिन इसका फायदा भी यही है कि बीमा का भाव है, बीमा कंपनी से प्राप्त धन है, प्रोविडेंट फंड है, उत्तराधिकार का धन है। अब आते हैं नवम भाव। नवम भाव को हम भाग्य का भाव बोलते हैं, धर्म का भाव है ना, और लंबी यात्रा का भाव है। पुराने जमाने में जब प्लेन नहीं थी तो 8वें भाव को लिया जाता था लंबी यात्रा में, समुद्र पार यात्रा, समुद्र यात्रा का भाव। पर अब क्या है कि प्लेन से जाते हैं, विदेश जाना हो तो नवम भाव सामने आता, लंबी यात्रा का भाव। आपके गुरु या आपका आचार्य जो है उसका भाव। फिर साला साली का भाव, तीर्थ यात्रा का भाव, नवम भाव है ना। फिर जीजा का भाव भी है, पौत्र पौत्रियों का भाव भी नवम भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव बोलते हैं, लेकिन वास्तव में नवम भाव ही भाग्य का भाव नहीं होता है। 12 के 12 भाव भाग्य के भाव। संतान आपको पंचम भाव दे रहा है, बैंक में जमा धन द्वितीय भाव है, छोटे भाई बहन तीसरा है, प्रॉपर्टी आपका चतुर्थ है। तो सारे के सारे भाव भाग्य के भाव होते हैं। भाग्य में बीमारी है तो छठा भाव एक्टिव है। अब दसम भाव, दसम भाव वैदिक ज्योतिष में पिता का भाव है, जबकि नाड़ी ज्योतिष में और नाड़ी ग्रंथों में, कृष्णमूर्ति पद्धति में, के भास्करन पद्धति में नवम भाव है। तो दसम भाव पिता का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, आपके कर्म क्षेत्र का भाव है, व्यापार की वृद्धि का भी है। व्यापार के लिए हम सप्तम भाव देखते हैं, लेकिन इधर व्यापार के लिए भी हम दसम भाव को देखते हैं। ट्रांसफर इन सर्विस, सर्विस में जो ट्रांसफर होता है उसके लिए भी दसम भाव को लिया जाता है, प्रमोशन के लिए भी ये बात है। फिर इसके बाद आता है 11वां भाव, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति का भाव 11वां भाव। ये आपकी आय का भाव है, इनकम का भाव है। और नेम फेम 12वें भाव में। बड़े भाई बहन का भाव और मित्रों का भाव 11वां भाव है। छोटे भाई बहन का भाव तीसरा है, तो 11वां भाव बड़े भाई बहन का है। पुत्र वधु का भी है, बायां कान भी है, बायां बाजू भी आपका यही है। व्यापार से जो लाभ हानि होता है वही है। ये छठे से छठा भी है, तो बीमारी के मामले में ये भी कभी कभी भूमिका निभाता है, ये पता नहीं चल पाता है, जबकि हम सोचते हैं 11वां भाव तो बहुत अच्छा है। अब आते हैं 12वें भाव पे। 12वां भाव खर्च का भाव है, अस्पताल का भाव है, रिहैब सेंटर का भाव है, पागल खाने का भाव है, आपके जीवन में दुख का भाव है, गुप्तचर खुफिया एजेंसी का भाव 12वां भाव है, पाप का भाव, दरिद्रता का भाव, नुकसान, कैद, जेल 12वें भाव से संबंधित है। दुख सुख और बायां नेत्र, पुरुषों का बायां नेत्र, तो महिलाओं के लिए दायां नेत्र लिया जाता है। ये हमारे पैरों का भाव है। गोपनीयता का भाव, गुप्तता का भाव 12वां भाव है, तो गुप्त शत्रुओं का भाव भी 12वां भाव जी बात है ना। तो मैंने आज आपको ज्योतिष का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो बताया, अभी डिटेल तो हम अभी आगे जाएंगे, ये एक साधारण सा ज्ञान था। तो अब यहाँ पे किसी को पूछना है तो आप बताइए। नहीं सर, बहुत मतलब शॉर्ट में आपने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत जी। ही अच्छा बताया सर, बहुत ही बढ़िया। सर इसके सर नोट्स जैसे नहीं अब है? बताया था आपने नहीं कि सर, हेलो सर सर, पंचम कारण क्या से है? पंचम होने जी, के लिए जी। कारण, जैसे पंचम नवम भाव जो है पंचम से पंचम है,
हाँ, तो ये माता के लिए भी नुकसानदायक हो गया ना सर? माता के लिए माता का चौथा नुकसानदायक, भाव। माता माता का के चौथा लिए भाव है। उसका हाँ। रोग का भाव बन जाएगा। हाँ वही कह रहा हूँ, माता छठा के हो लिए जाएगा। नुकसान जी, होगा। छठा होने से। छठा होने से। जी सर एक बात पूछनी है। जी सर जैसे बताया था कि नाम अपने राशि पे रखना चाहिए, वैसे तो 6 8 12 का तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन जी। नाम के चरण के अनुसार भी ना रखना चाहिए क्या? जैसे अक्षर के जो नहीं चरण नहीं, आते इसका हैं। मैंने कोई महत्व नहीं देखा है। नहीं देखा। आपको जो नाम ऐसा लगे जिसका कोई अर्थ निकलता हो, आजकल कुछ तो भी नाम रख देते हैं, हाँ सर। अयान, विवान, हैप्पी, जेकी, क्या है ये? सर हर गूगल दे रहे हैं नाम आजकल का नाम। अगर आप देखिए ना, गूगल से सर्च करके बिल्कुल, रख सब देते गूगल हैं। सब गूगल से आ रहे हैं नाम। बिल्कुल। अब हाँ। महाभारत में देखिए नाम रखे जाते थे व्यक्ति की शारीरिक रचना देखकर, है ना, सबके नाम देख के रखे जाते थे। वैसे ही तो वहां आपको ढेरों नाम मिल जाएंगे, वहां भी एक से एक बलशाली है। सिर्फ कौरव पांडव भी क्यों, और भी राजा महाराजा थे और उनकी भी संतानें थी, उनके कितने बढ़िया बढ़िया नाम थे, वो नाम भी रखे जा सकते हैं। क्यों हम ये इंग्लिश नाम के इनके पीछे पड़े हैं? अरे कुछ तो भी विवान नाम युवान। रखते हैं। हाँ, सन 70 का दशक था जब सुरेश, महेश वो नाम चलते थे, अब वो कोई रखता ही नहीं है, भगवानों के नाम गायब से ही ना हो पड़े गए हैं। वो। मतलब कि भगवान के चरण- नाम से। मंत्रा आज हाँ। तक किसी का नाम नहीं रखा गया, मंत्रा। है मंत्रा सर, तो हमारे मकान मालिक के बेटे का नाम मंत्र रखा गया, मंत्रादित्य। नहीं और मंत्रा, यहाँ मंत्रा थी ना सर, वो थी ना मंत्रा। मंत्र। अच्छा अच्छा, मंथरा, मंथरा। मंथरा नहीं रखते सर। मंत्रा और केकई तो रावण कोई नाम और है सर। रावण, रावण भी रावण नहीं है। रखते। रावण नाम है? है सर। है। अच्छा। हाँ, ये बात है। तो जी नाम सर। जो है, अच्छे राजा महाराजाओं के बच्चों के नाम देखिए आप, बड़े बड़े रहेंगे, आदित्य, चंद्रादित्य, प्रभादित्य, ऐसे नाम रखे जाते हैं। सिद्धेश्वर, अच्छे नाम रखे जाते हैं। तो राजपुरोहितों की वजह से रखे जाते थे, उनसे सलाह ली जाती थी। सर मेरा और मैंने एक बात प्रश्न था। नोटिस करी है, नाम में र आना चाहिए। अब आपको बता रहा हूँ एक राज की बात, नाम कोई भी रखे र आना चाहिए उसमें। सर अगर र आता है तो धन आता है। सर एक सर क्वेश्चन ये था भी सर। तो है र और म, दो मतलब या तो म भी आना चाहिए, ऐसा भी नहीं नहीं बताया नहीं, है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैंने तो बस ये अच्छा। अनुभव किया है। नाम में ओके। र होता है तो अच्छा है, क्योंकि र शब्द से राम बन जाता है। अच्छा हाँ, ऐसे है ना? राम ये के लिए बात। अगर सर उड़नतुआ रा भी सर आए, ठीक है सर। जी सर उड़नतुआ रा आए, जैसे मेरा नाम अर्पित है, तो बिल्कुल आ इसमें भी गया सर। र उसमें, आपके अच्छा। नाम की स्पेलिंग में जय आर आ हो गया, मिश्रा बस जी की जय हो। बहुत बढ़िया। मिश्रा जी तो परम ज्ञानी है सर। सर सर एक चीज पूछना चाहूंगा। हेलो। जी हाँ जी। तो जैसे आपने बताया कि नाम में रा आना चाहिए तो वो ठीक रहता है, और दूसरी चीज आपने ये बताई सर कि 6 8 12 में जो वो चंद्रमा अगर हो चंद्रमा हो। किसी भी राशि में हाँ तो तो उस सर राशि से नाम ना रखें। अगर मान लिया जाए सर, अगर अगर रख दिया हो और हाँ, चंद्रमा इन्हीं में से किसी में हो और रात ही नाम हो तुला राशि। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर कि फिर इसमें क्या रहेगा कि रात तो आप तो आएगा। बिल्कुल, भले ही आ गया हो, लेकिन अब बात वही आ गया ना कि 6 8 12 में है तो अब कुछ नहीं कर सकते। सर हमारा तुला राशि अब वो से होता है अब वो और व्यक्ति, वो वेल्थ, जी जी सर तुला हाँ, हमारा राशि नाम बोलिए। वेल्थ नीलम है को सर, करती है, तो अब जी। हम र कैसे करें इसके अंदर सर, कैसे नहीं, ऐड उसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो भी करेगा दशा भुक्ति अंतर करेगी। नहीं ओके सर। सर। हेलो। जी हाँ नहीं, जी, मेरा नीलम जी कहने का राम मतलब राम ये का है नाम लो बस, और क्या कर। बस सर सब उसी का ही सहारा है भैया। बस 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 सही है। आंधे की मक्खी कौन उड़ाए, राम ही उड़ाए। सर मेरे सही नाम है। में तो आधा ही आ रहा है र। कोई बात नहीं, चलेगा। स्पेलिंग लिखने में तो आ ही जाएगा, हाँ उसमें तो आ ही रहा है। आ ही जाएगा। सर एक प्रश्न था चलिए, सर। कल मिलते हैं अब। हाँ जी, सर एक बोलिए। जी जैसे लग्न जो है हाँ लग्न जो है पूर्व दिशा में रहता है। हाँ लग्न पूर्व दिशा में रहेगा, है ना। जी तो अपन जैसे ये भी देखते हैं कि लग्न में जो राशि है हाँ वो उसका लग्न, मतलब पूर्व दिशा में जो राशि है वो उसका जी लग्न होगा, जी। है ना। पूर्वी क्षितिज पर जन्म हाँ। समय जो राशि प्रकट होती है वो लग्न वो बना। लग्न होगा। जी जी तो ये भी दिखता है क्या ये, अगर किसी की पत्रिका बनाने बैठेंगे अपन, है हाँ, ना, तो पूर्वी क्षितिज में राशि दिखेगी क्या? वो देखिए दिखेगी, लेकिन क्या है कि हम पहचानेंगे तो देख पाएंगे। हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि हमारे यहाँ उजाला है। अभी आपको रात में ढेर सारे तारे नहीं दिखेंगे आकाश साफ होने पर भी। हाँ, आप रेगिस्तान में चले जाएं जब पूर्ण अंधेरा है तो आपको पूरी आकाश गंगाएं नजर आएंगी,
पक्की बात। आकाशगंगा दिखेगी। हाँ, इसलिए राजस्थान के गांव खेड़ों में जो ज्योतिषी हैं वो बड़े पक्के ज्योतिषी हैं, क्योंकि वो रेगिस्तान में बैठ के अध्ययन करते हैं, उनको दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा देखिए, यूं शनिवार रविवार छुट्टी रहेगी क्लास की, लेकिन चूंकि आज क्लास हुई है तो कल छुट्टी रखना ठीक नहीं है, इसलिए कल क्लास रहेगी, संडे को छुट्टी रखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।